हेलो एवरीवन, दिस इज़ महक पंजवानी। हम लोगों ने इसके पहले यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे। उनका यूज़ हम लोगों ने पढ़ा मेडिसिन बनाने में और वैक्सीन बनाने में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कहाँ पर यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, किस तरीके से यूज़ है। तो बेसिकली सॉइल का नाइट्रोजन का क्वालिटी बढ़ाने में ये काम आता है। अब आपको ये समझना होगा कि कोई एक प्लांट है तो वो ग्रो कैसे करता है। प्लांट के रूट जो सॉइल के नीचे हैं वो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करते हैं ऊपर के स्टेम वाले हिस्से को, ताकि न्यूट्रिएंट मिल सके, रूट को भी न्यूट्रिएंट मिल सके। सो रूट अब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल में से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन का काम होता है रूट का। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो अब्जॉर्ब करेंगे वो सॉइल में प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन। अब उस नाइट्रोजन के प्रेजेंस होना चाहिए सॉइल में, तभी अब्जॉर्ब कर पाएंगे, राइट। Important nutrient nitrogen has to be present in soil. प्लांट्स क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट होगा उसको अब्जॉर्ब करते हैं और उससे उनकी लाइफ चलती है। ये नाइट्रोजन आता कहाँ से है? सो एटमॉस्फेयर में, हवा में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अबव ग्राउंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। लेकिन ना प्लांट ऐसे आ करेंगे और उनके मुंह में नाइट्रोजन घुस जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं वैसे इन लोग नहीं ले सकते ना। सो अबव ग्राउंड जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन cannot be absorbed by plants. ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये कौन सी नाइट्रोजन अब्सॉर्ब करते हैं? जो सॉइल में प्रेजेंट होती है। वो सॉइल में प्रेजेंट कैसे होती है, कहाँ से आती है? तो बहुत सारे प्लांट के हेल्प करने के लिए यहाँ सॉइल में बैक्टीरिया रहते हैं। Bacteria are present in soil. Bacteria are present in soil. Bacteria कहाँ present होते हैं? Soil में present होते हैं। That convert एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की ये जरूरत है कि प्लांट्स उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे फॉर्म में जो प्लांट अब्सॉर्ब कर पाए, है ना। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो खाने की सारी चीजें तो नहीं खा पाते, तो उनको क्या है, मैश करके देना पड़ता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के देना पड़ता है। वैसे ही प्लांट्स के लिए यहाँ पर हेल्प करने वाले बैक्टीरिया हैं। सो देयर आर बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन सॉइल दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सम अदर फॉर्म जो प्लांट अब्सॉर्ब कर सके, और वो फॉर्म होता है नाइट्रेट्स का फॉर्म, इनटू नाइट्रेट्स that can be absorbed by plants. So इन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. These bacteria are known as nitrogen fixing bacteria. Are the bacteria that are present in soil that convert atmospheric nitrogen into nitrates that can be absorbed by plants. और क्योंकि ये बहुत ही जरूरी काम है. Now this bacteria improve the nitrogen or increase the nitrogen present in soil. They are important biofertilizer. इन्हें हम क्या कह सकते हैं? बायोफर्टिलाइजर. What are biofertilizer? Biofertilizers are those bacteria जो सॉइल का न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, फर्टिलाइजर की तरह काम कर ले रहे हैं.
तो ये इनका काम है कि ये फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं और न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाते हैं। इसके अलावा और कौन सी जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल प्रूफ होते हैं? इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में ये बहुत ही यूजफुल साबित हुए हैं। कैसे यूजफुल साबित हुए हैं ये एनवायरमेंट में? क्या काम करने में मदद करते हैं देखते हैं जरा। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होता है तो वो क्या क्या और रोल्स परफॉर्म करता है? एनी प्लांट और एनिमल प्रोड्यूसेस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेस्ट। बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, राइट? ये वेस्ट या तो लैंड में जाता है, या तो सॉइल मतलब या तो लैंड या सॉइल में रह जाता है, या फिर सॉइल के साथ बह के ये कहाँ चला जाता है? वाटर में चला जाता है ना? वेस्ट वाटर जो बनता है, सीवेज वाटर बन जाता है, जो कचरा हो जाता है पानी का, उसकी बात कर रहे हैं। So plant or animal produce lots and lots of waste which gets accumulated in land or soil, and it might also get accumulated in water. तो ये सारी जगह पर एनवायरमेंट में कचरा इकट्ठा होता रहता है। यहाँ पर लैंड में और सॉइल में इसको डीकम्पोज करने का काम करते हैं ये लोग। डीकम्पोज करने का मतलब क्या होता है? दोनों जगह पर प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पर? बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, फंगाई होते हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई डीकम्पोज the waste from animal और plants। डिकम्पोज करने का मतलब क्या होता है? उसे तोड़ देते हैं छोटी छोटी चीजों में। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज वेस्ट फ्रॉम एनिमल, प्लांट, और मान लीजिए कई बार प्लांट या एनिमल की डेथ हो गई है, ठीक है? डेथ हो गई है, कहाँ पर डेथ हो गई है? वहीं पर सॉइल में डेथ हो गई है। नाउ प्लांट एंड एनिमल दोनों में से कोई भी अगर मान लो मर गया, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? वो सॉइल में ना प्रेजेंट रहेगा, सॉइल से बाहर तो कहीं नहीं जाएगा, लैंड पर ही प्रेजेंट रहेगा। अगर बरी किया है तो भी वो लैंड पे प्रेजेंट होगा, है ना? तो उसके बाद वो सॉइल में प्रेजेंट रहता है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको भी डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज वेस्ट फ्रॉम एनिमल और प्लांट एंड कैन डिकम्पोज dead matter. Hence, help in cleaning the environment. अगर ये लोग नहीं होते तो पता है कचरा जमता जाता लैंड पर, बैक्टीरिया नहीं होते, प्रोटोजोआ नहीं होते, फंगस नहीं होते, तो जितना भी डेड मैटर इतने जमाने से 50,000 साल से कोई भी मरा है ना, वो सब का सब लैंड पर पड़ा हुआ रहता, खाली नहीं होता। सो दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं ये इस तरीके से, that microorganisms such as bacteria, protozoa and fungus, they help in decomposing dead matter, and that is how they help in cleaning the environment. What if microorganisms were not present for decomposition? क्या होता अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होते? क्या डिकम्पोजिशन नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता डिकम्पोजिशन। So pile of dead without these microorganisms, pile of dead organisms will cover the earth. Pile of dead organisms will cover the earth. ये प्रॉब्लम हो जाती कि यहाँ पर कचरा इकट्ठा होता 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 सब कचरा बढ़ जाता है ना। और अगर पानी की सफाई नहीं होती तो ये जो पानी की सफाई नहीं होती, पानी में कचरा ही रह जाता ना हमेशा। अच्छा,
अब देखो प्लांट और एनिमल वेस्ट तो प्रोड्यूस करते हैं, है ना, डेथ भी हो जाती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये चीज तो हो गई। इसके बाद क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कचरा डिकम्पोज करेंगे तो वो जाएगा कहाँ? ये जितना भी चीज इन्होंने डिकम्पोज किया वो कहाँ जाएगा? सॉइल में पड़ा रहेगा। कहाँ जाएगा? सॉइल में पड़ा रहेगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि सॉइल जिसमें प्लांट या एनिमल ग्रो कर रहे हैं, प्लांट ग्रो कर रहा है तभी तो एनिमल उससे खा के ग्रो कर रहा है ना। सो प्लांट या एनिमल सॉइल पर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। सो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो इन्होंने प्रोड्यूस किए थे, किसने प्रोड्यूस किए थे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने प्रोड्यूस किए थे। वो सारे न्यूट्रिएंट्स, एक मिनट, yeah, so microorganisms, they break, they decompose all this, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट सॉइल में चले जाता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, microorganisms, they decompose waste and can decompose dead matter, hence they help in cleaning the environment. The nutrients enter the soil. इस तरीके से न्यूट्रिएंट में ये लोग वापस इस तरीके से सॉइल में ये लोग वापस न्यूट्रिएंट को भेज दे रहे हैं। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सॉइल से प्लांट ने ले लिया और वो मिट्टी से लिया न्यूट्रिएंट्स और मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स वापस कर दिए। तो ये लाइफ साइकिल जो है ये चलती रहती है, बिल्कुल लाइफ इसी तरीके से चलती है कि प्लांट और एनिमल वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं या मर जाएंगे तो सारा का सारा न्यूट्रिएंट सॉइल में वापस चला जाएगा, फिर दूसरे लोग उस न्यूट्रिएंट्स को यूज करेंगे। ओके, सो विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सारी चीजें नहीं हो पाती। सो दिस इज हाउ दे आर हेल्पफुल इन एनवायरमेंट। और कहाँ कहाँ पर एनवायरमेंट होते हैं तो आप ध्यान रहेंगे, मैं एक बार ना रिपीट करा देती हूँ कि हम लोगों ने कितने यूजेस पढ़ लिए हैं ताकि आप उसको प्रॉपर लिस्ट कर पाओ, राइट। सो सबसे पहले हमने पढ़ा फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन, सेपरेटली पढ़ा था दोनों के बारे में। थर्ड देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं यूज एग्रीकल्चर में। फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा एनवायरमेंट में क्या यूज है। इसके बाद अब फिफ्थ देखिए, एक मिनट, एनवायरमेंट में हालांकि इसका एक और यूज है, मैं उस पर स्पेसिफिकली मेंशन कर देती हूँ, है ये एनवायरमेंट रिलेटेड ही, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं अगर ये मतलब कि लैंड पर ऑक्सीजन लाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एल्गी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। सबसे पहले धरती पर ये ही प्रेजेंट थे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है एल्गी परफॉर्म करते हैं। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन करते हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट and hence are important to maintain the gases in atmosphere. ये इनका एसेंशियल फंक्शन है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और क्या क्या हैं और कहाँ पर यूजेस हैं। डाइजेशन, डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं आप सोच रहे हैं। हमारे पास तो है बैक्टीरिया, पर मैं हमारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उनकी जो वेजिटेरियन है, इन हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम ओमनीवोर्स में आते हैं। सो इन हर्बीवोर्स व्हाट हैपेंस, इन हर्बीवोर्स इन लोग क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं, है ना।
हर्बीवोर्स के लिए हम लोग लिख देते हैं ग्रास ईटिंग सेल्यूलोज हैज टू बी डाइजेस्टेड। किसका डाइजेशन करना है? सेल्यूलोज का डाइजेशन करना है। सो सेल्यूलोज हैज टू बी डाइजेस्टेड। हर्बीवोर्स में सेल्यूलोज का डाइजेशन करना है एंड ये डाइजेशन ऐसे नहीं हो पाता आसानी से। सो जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके गट में, इन गट ऑफ दीज हर्बीवोर्स, यानी कि गाय बकरी ये सब जो हैं, in gut of these herbivores bacteria and protozoa live। for breakdown या फिर बोल दीजिए डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, मतलब कि हम लोग अपना खाना खुद खा रहे हैं, खुद चबा रहे हैं, खुद डाइजेस्ट कर रहे हैं, और इनको देखो, इनको मतलब कि कैटल, हर्बीवोर के एग्जाम्पल दे रही हूँ, कैटल, शीप, कैटल मतलब काऊ है ना, गोट एटसेट्रा, इनको हर्बीवोर्स कहा जाता है और इनमें सेल्यूलोज का डाइजेशन करना है। इनके गट में या स्टमक में, गट जिसे कहा जाता है, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ रहते हैं फॉर ब्रेकडाउन और डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए एसेंशियल है, और हम लोग जो हैं, हम लोग सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा और यूजेस देखें जरा, दिस इज 6th पॉइंट। इसके बाद देखिए और कहाँ पर बैक्टीरिया यूज होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। बैक्टीरिया एज इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ मैं, जनरल बात कर रही हूँ अभी। इंडस्ट्रीज में कहाँ पर यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? इंडस्ट्रीज में कहाँ यूज होता है, देखो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। एनिमल स्किन, एनिमल स्किन, बहुत सारे एनिमल्स की स्किन जो है वो लेदर बनाने के लिए यूज होती है। ओके, लेदर ऑब्टेन किया जाता है उससे। तो लेदर कैसे ऑब्टेन करते हैं? एनिमल स्किन को केमिकल से ट्रीट करते हैं। ठीक है, केमिकल से ट्रीट करते हैं, उसे कहा जाता है टैनिंग। टैनिंग क्या है? ट्रीटिंग द एनिमल स्किन ताकि उससे अच्छे से लेदर बना सकें। ट्रीटिंग द एनिमल स्किन विथ केमिकल्स एंड बैक्टीरिया इसी प्रोसेस में यूज होते हैं। ट्रीटिंग द एनिमल स्किन विथ केमिकल्स हेल्प्स कन्वर्ट इट इनटू लेदर। लेदर में कन्वर्ट करने में मदद करता है एंड इज डन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हैं जो इस प्रोसेस में मदद करते हैं, और आपको फाइनली क्या मिल जाता है? लेदर मिल जाता है, जिसको फिर बैग्स और एसेसरीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जूट का प्लांट है। ठीक है, जूट का प्लांट है। इस जूट प्लांट को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जूट से जूट फाइबर बनाने के लिए बहुत ही लंबा सफर है ना। ये जूट फाइबर से फाइनली क्लॉथ बनता है, ऐसे तो नहीं मिलता है आपको। तो जूट फाइबर से क्लॉथ बनता है, पूरा प्लांट फाइबर नहीं है। क्लॉथ बनाने के लिए आपको जूट प्लांट से जूट फाइबर को सेपरेट करना पड़ेगा। राइट, आपको क्या करना पड़ेगा? जूट प्लांट से इसको सेपरेट करना पड़ेगा। एक मिनट, सॉरी, आपको जूट प्लांट से किसको सेपरेट करना पड़ेगा? जूट फाइबर्स को सेपरेट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम जूट प्लांट व्हाट हैपेंस, ये जूट प्लांट्स दे आर सबमर्ज्ड इन वाटर। इन्हें क्या किया जाता है? ऐसे बड़े बड़े वाटर टैंक्स लेते हैं और उसमें सबमर्ज करते हैं और उसमें बैक्टीरिया डालते हैं। दे आर सबमर्ज्ड इन, सॉरी, द प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर they are submerged in water where bacteria helps or where bacterial action separates the fiber
It separates the fiber from other tissues. इस तरीके से हम लोग जूट प्लांट को क्या किए, पानी में सबमर्ज कर दिए, सबमर्ज मतलब डुबा दिए, है ना, जूट प्लांट को लिए पानी में डुबा दिए, उसमें बैक्टीरिया डाल दिए, और वो बैक्टीरिया की मदद से क्या हुआ, बाकी सारे टिश्यू से फाइबर अलग हो गया, अलग होके निकल के आ गया रेशे जैसा, और फिर वो जूट फाइबर्स हमने ऑब्टेन कर लिए, उससे हम क्लॉथ बना लेंगे, या बैग बनाना होगा, या कुछ और जो भी बनाना होगा। तो इस तरीके से इंडस्ट्री में यूज किया जाते हैं ये। टोबैको प्लांट से टोबैको ऑब्टेन करने के लिए भी बैक्टीरियल एक्शन, टोबैको प्लांट से टोबैको ऑब्टेन करने के लिए भी बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है। कैसे, ये हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एट दिस लेवल हम सिर्फ इंडस्ट्री में 3 यूजेस पढ़ रहे हैं। क्या क्या, जूट ऑब्टेन करने के लिए, लेदर ऑब्टेन करने के लिए, एंड उसके अलावा टोबैको ऑब्टेन करने के लिए। इसके अलावा वन मोर इम्पोर्टेंट यूज जो मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बना रही हूँ वो है बायोगैस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। बायोगैस क्या होती है, यूजुअली रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में भी होता है, लेकिन रूरल एरियाज में क्योंकि वहां पर कैटल बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, सो रूरल एरियाज की बात की जा रही है, वहां पर कैटल होते हैं एंड दे प्रोड्यूस काउ डंग। ठीक है, गोबर कहते हैं जिसे। रूरल एरियाज में ये चीज यूज की जा रही है, ये चीज अप्लाई की जा रही है, एप्लीकेशन में है। सो इन रूरल एरियाज द काउ डंग is used as a source of fuel। घर में चूल्हा जलाने के लिए फ्यूल की तरह ये इस्तेमाल में आए हैं। ईंधन जिसे कहते हैं, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो पेट्रोल फ्यूल है, वैसे यहाँ पर क्या है, काउडंग फ्यूल है क्या, नहीं। कैटल से जो काउडंग ऑब्टेन होता है, काउडंग मिलता है, गोबर मिलता है बहुत सारा, इस गोबर से क्या करते हैं, बैक्टीरिया इस पे ग्रो कराते हैं। ठीक है, नाउ काउ डंग इज decomposed by bacteria in the absence of oxygen। और आपको रिजल्ट में क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन की कमी में डिकम्पोजिशन होगा और आपको मिलती है मीथेन गैस। तो अब मैं ये स्टेटमेंट को देखो ज्यादा और आसानी से समझने वाला लिख देती हूँ। काउ डंग इज यूज्ड as a source to obtain methane gas, which is an important fuel। ओके, और ये मीथेन गैस को बायोगैस भी कहते हैं। अब ये ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। केवल काउडंग नहीं होता है, काउडंग के अलावा और भी चीजें यहाँ पर सोर्स की तरह काम कर सकते हैं, जैसे कि वेस्ट हो गया, राइट। सो काउडंग की जगह वेस्ट फ्रॉम फार्म या कैटल वेस्ट, फार्म वेस्ट, खेतों से कुछ कचरा निकल रहा है, सबका डिकम्पोजिशन किया जाता है ना, फार्म वेस्ट। बट ज्यादातर मात्रा में क्योंकि काउडंग अवेलेबल होता है और वो बहुत ही अच्छा सोर्स की तरह काम करता है मीथेन बनाने के लिए। So it is decomposed by bacteria in the absence of oxygen to obtain methane gas, biogas, which is used as fuel। और ये बहुत अच्छा ईंधन साबित होता है, पोल्यूशन कम करता है। गांव में आज की डेट में बहुत सारे बायोगैस प्लांट बनाए गए हैं जहां पर बायोगैस वहां पर बन रहा होता है और वहीं से डायरेक्ट सप्लाई हो जाती है जितने विलेजेस में घर हैं उनके यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे।